गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। खित्ते में तब्दीली के इम्कानात नजर आने लगे हैं। पहले वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिखा, अमन की बात की और अगले ही रोज पाक भारत तिजारती ताल्लुकात बहाली की जानिब बढ़ने लगे। क्या मामला यहीं तक रहेगा या दीगर तस्वीर तलब मसाइल पर भी पेशरफ्त मुतवक्के है? दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे PTI के अहम रहनुमा जहांगीर तरीन से मुतालिक मुबैना फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की। FIA ने दफा 406, 420, 109 समेत इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तगड़े मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। मगर इन मुकदमात के बाद क्या होगा, अहम ये है। और आखिर में बात करेंगे कोरोना वायरस की बेकाबू होती सूरत हाल की। हमारे पैनल में आज बात करने के लिए मौजूद है नासिर बेग चुगताई साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जुनैरा अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, जवाद फैजी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में हैं, इसके अलावा मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी आज के पैनल में शामिल हैं। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से भारतीय हम मनसब को लिखे गए खत के अगले ही रोज बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने भारत से चीनी, कपास और सूती धागा मंगवाने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ दो तरफा तिजारत को मुअत्तल किया था, जो अब बहाल होने जा रही है। हमारा सवाल ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान क्या बात आगे भी बढ़ेगी? नासिर बेग चुगताई साहब। ज़ाहिर ही आगे बढ़नी है। बात शुरू हुई थी एक बयान से, फिर दूसरा बयान आया, फिर उसके बाद पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपकी वापसी पर और आपकी सेहतियाबी पर अल्लाह सबको सेहतियाब रखे। बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद फिर फायरबंदी हो गई और फिर डेवलपमेंट होती गई। हम कहते रहे कि और होगा, लोग मना करते रहे। हमने कहा वाघा से भी ट्रेड होगी, लोगों ने कहा तरदीद कर दी कि नहीं, मुमकिन नहीं है। लेकिन हालात जिधर जा रहे थे, हवा का रुख जो था वो वही रुख था जो हम अपनी तारीख़ में हम कई बार देख चुके हैं। अब मुझे इस पर कतई इतराज़ नहीं है कि आप भारत से ट्रेड कर रहे हैं। कभी इतराज़ कर सकते हैं, ट्रेड तो एक लाजमी चीज़ है, लेकिन कभी बंद करना, कभी खोलना, कभी मना कर देना, कभी कह देना कि हम मर जाएंगे, बात नहीं करेंगे, कभी कहना कि जी 5 अगस्त की जो पोजीशन है उससे पीछे जाओ, उससे पहले हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात क्या, अब तो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। कल मैं सुन रहा था अपने वज़ीर ख़ारजा को और बड़ी खुशी बता रहे थे वो कि भारत के वज़ीर ख़ारजा ने हम पर तनकीद नहीं की। तो सवाल ये था कि क्या उनकी तनकीद ना करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात है, या हमने तनकीद भी नहीं की उनके ऊपर? क्या हमने वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का मसला उठाया? क्या हमने बताया कि 5 अगस्त को क्या किया हिंदुस्तान ने कश्मीर में? मेरा ख्याल है नहीं। हम भी चुप रहे, वो भी चुप रहे। मंजूर था पर्दा तेरा, क्या वो कल 14वीं की रात थी, शब भर चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। तो ये चेहरा हमारा फिर दोबारा सामने आ रहा है। अच्छा, ये एक बार नहीं हुआ हमारे साथ। कभी हमसे कहते हैं खड़े हो जाओ, हम खड़े हो जाते हैं। कभी कहते हैं बैठ जाओ, हम बैठ जाते हैं। कभी कहते हैं बाईकाट करो, हमने कहा बाईकाट शुरू हो जाते हैं हम। कभी कहते हैं क्रश इंडिया, कभी कहते नहीं भाई हमारा दोस्त है, हमारा यार है, दरवाज़े खोल दिया हमने। पैदल भी चले जाओ हिंदुस्तान, पैदल भी चले जाओ हिंदुस्तान, हवाई जहाज़ से भी चले जाओ, फेरी शुरू कर दो। कभी इतनी दोस्ती, कभी इतनी। आप एक खारजा पॉलिसी को एक हद तक रखें। आपको अगर दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी निभाएं आप, उसके भी गुरु होते हैं ना दुश्मनी निभाने के। ये नहीं होता कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, मुस्तकिल दुश्मन असल में कोई नहीं होता। लिहाजा आपको यही फार्मूला अडॉप्ट करके कि मुस्तकिल दुश्मन कोई नहीं है, अपनी पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए। अब जो आप जा रहे हैं यकीनी तौर पर आप मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात की तरफ जा रहे हैं। फिर आप वाघा खोलेंगे, उसके बाद आपका डिप्लोमेटिक स्टाफ में इजाफा होगा, फिर अवाम से अवाम की दोस्ती शुरू होगी, जो हमेशा होता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उस कभी अमन की आशा कहा गया, कभी उम्मीद मोहब्बत कहा गया, कभी सफ़र दोस्ती कहा गया। बहुत अच्छे नाम देते हैं हम लोग। मेरा अपना ख्याल ये है कि भाई एक पॉलिसी अख्तियार कर लें। इस हुकूमत की ये दूसरी तीसरी पॉलिसी है हिंदुस्तान के बारे में। और हम हिटलर भी भूल गए, हम RSS भी भूल गए, हम ये भी भूल गए कश्मीर में क्या हो रहा है।
ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, अभी जैसे एनबीसी ने बड़ी अहम बात की कि भारत की जो खामोशी की वजह है वो हमारी चुप है, क्योंकि हम खामोश हैं इसलिए भारत की जानिब से अभी तक कुछ सामने नहीं आ रहा। अगर हम बोलते तो यकीनन रिटेलिएशन होती। फिर दूसरी बात यह है कि जब पानी समेत जितने भी दीगर मामलात हैं वो तो बहुत बाद में आते हैं, सबसे बड़ा और अहम मसला कश्मीर है। तो कश्मीर के मामले पर क्या तस्फिया हो सकेगा, क्या बात आगे बढ़ सकेगी? असल में सलमा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहली बात तो मैं कहूंगा कि अमूमन देखा गया है पूरी दुनिया में, और तजर्बा भी यही किया गया और होता भी यही है कि जो फॉरेन पॉलिसी के डिक्टेट्स होते हैं वो कभी कांस्टेंट नहीं होते। यानी ये नहीं है कि आप जो 1947 में जो फॉरेन पॉलिसी आपने अडॉप्ट की थी वो 2020 तक चलेगी, इसलिए कि आपकी रीजनल चेंजेस भी हो रही हैं, टेरिटोरियल चेंजेस भी हो रही थी, और आपके साथ जो ममालिक होते हैं उनके अंदर तब्दीलियां, उनके बॉर्डर्स के हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे उस जैसे मुल्क के लिए। अभी चूंकि पाकिस्तान बहुत अरसे तक अमेरिका के साथ, आपको पता है, डफटेल में रहा और अमेरिकन पॉलिसी पे आप चलते रहे, ईरान से ताल्लुकात आपने इस्टेब्लिश नहीं किए, कोई पाइपलाइन नहीं बनी, कोई तेल का मायदा नहीं हुआ। लेकिन अभी इसमें शिफ्ट क्या आई, रिसेंटली शिफ्ट ये आई है कि आपने अपनी ओरिएंटेशन को थोड़ा सा तब्दील किया है, और कोई नए ब्लॉक्स की तरफ आप पाकिस्तान भी जाने की कोशिश कर रहा है। अब जब उसी पूरे सिनेरियो, जो रीजनल सिनेरियो, जैसे अफगानिस्तान के अंदर जो मसला है, अफगानिस्तान के अंदर जो ट्रुप्स विड्रॉल हो गई थी, वो रुक रही थी, तो जो उसका तमाम का रीजनल एनवायरनमेंट्स में अगर कोई चीज़ें तब्दील होती हैं तो उसके मुताबिक आपको एडजस्ट और री एडजस्ट करना पड़ता है, जिसको हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक फ्रेज होता है जिसको कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट कहते हैं, और वो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट्स आपकी अपने आप के जो नेबर्स हैं उनके साथ जारी रहती है। अब भारत के साथ चूंकि मसला जो आता है पाकिस्तान का, वो कोई पाकिस्तान का एक यूनिलेटरल मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान किसी चीज को के ऊपर रिएक्ट करता है या पाकिस्तान किसी चीज के ऊपर एक्ट करता है तो वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है कि भारत के अंदर क्या जज्बात है, भारत के अंदर क्या फीलिंग्स है। आपके बेतहाशा सेक्टरी लेवल के मुज़ाकरात हुए, पानी पे भी हुए, बल्कि एक टाइम था जब रेंजर्स के अपना ऑफिसर्स और बीएसएफ के ऑफिसर्स एवरी ईयर मिला करते थे बॉर्डर डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए। अब सोचिए यहाँ बैठ के कि वो जो आपका सीज फायर का मायदा था वो खत्म किसने किया? पाकिस्तान ने तो कभी इनिशिएटिव नहीं लिया था सीज फायर को वायलेट करने, वो खत्म भारत ने किया जब नरेंद्र मोदी ने टेक ओवर किया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब उसके अंदर एक इनिशिएटिव ये आया कि डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई, और उसके अंदर ये कहा गया, उससे पहले सिक्योरिटी लेवल के मुज़ाकरात अजीत कुमार लेवल के और नासिर खान जंजुआ के भी सिंगापुर बैंकॉक में हुए थे। तो उसके बाद अब जो उसका रिएक्शन तो पाकिस्तान ने नेचुरली, अब जब वो कह रहे हैं कि जी आप सीज फायर करें और हम फायर नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर पाकिस्तान तो नहीं कहता कि नहीं जी हम सीज फायर नहीं करेंगे। तो ये होता है जो रिएक्शन आपको मुख्तलिफ पॉलिसीज पे दिखाना होता है। अब जो आपने बात की कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये मामला, ये मेरे ख्याल मामला जो होते हैं, जो इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं कि आज ट्रेड खुल गई, क्योंकि आपको याद है कि 2011 में पाकिस्तान ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था तिजारत के हिसाब से। आपके 8000 आइटम्स होते थे जो नेगेटिव लिस्ट में थे, वो नेगेटिव लिस्ट पे आइटम्स आपने खत्म करके 2000 आइटम्स जो थे, बल्कि 1209 आइटम्स थे गालबन, उनके ऊपर आप ले आए थे, और उसमें आप पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड शुरू हो गई। यानी पॉलिसीज बहुत महत्वपूर्ण हैं। जीत की कंटिन्यूटी होती है, उसका सेंट्रल जो पॉइंट होता है वो होता है कि आप इश्यूज रीजन ऑफ कन्फ्रंटेशन है। तिजारत पाकिस्तान और भारत के दरमियान रीजन ऑफ कन्फ्रंटेशन नहीं है। तो और उसके अलावा जो चीजें हैं, आपका पानी का मसला या बुनियादी तौर पे कश्मीर का मसला है, और कश्मीर का मसला कश्मीर के लोगों से भी रिलेटेड है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक से भी रिलेटेड है, और पाकिस्तान का जो स्टांस रहा है ओवर द ईयर उससे भी रिलेटेड। तो अगर तो उस इशू को, जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू है पाकिस्तान और इंडिया, अगर वो एड्रेस होता है तब तो आपकी जो बातचीत है वो टेंजेबल टर्म्स पे आगे चल सकती है। लेकिन अगर वो एड्रेस नहीं होता तो ये साइडलाइन इश्यूज जो हैं, जो आप किसी के कहने पे करें या अपने इनिशिएटिव पे करें, वो परमानेंसी में कभी कन्वर्ट नहीं होते। इसीलिए आप देखते हैं जो नासिर बेग साहब ने कहा कि एक दिन आपके दुश्मन, एक दिन आप एक काम कर रहे हैं, एक दिन एक काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो टेंजेबल इश्यूज जो आपके हैं, पानी का इशू है, कश्मीर का इशू, उसको आप अपनी डिस्कशन, बुनियादी मसाइल हल होंगे तो उसके बाद आगे बढ़ना मुमकिन हो पाएगा, आपका ये कहना है। जुनेरा, हम अपनी पॉलिसीज चेंज करते हैं, भी ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की, एनबीसी ने भी बात की कि पाकिस्तान तो अपनी पॉलिसियां गाहे बगाहे बदलता रहता है, कभी किसी तरह कश्मीर को डील करने की कोशिश की जाती है, कभी किसी तरह, लेकिन भारत की जानिब से हमें पॉजिटिव जेस्चर कोई नहीं मिलता। मोदी गवर्नमेंट में हमारी पॉलिसीज पे दर पे चेंज होती जा रही हैं, हम भारतीय गवर्नमेंट की
पॉलिसी के तब्दील होने का इंतजार क्यों नहीं करते, या एटलीस्ट भारत में गवर्नमेंट के चेंज का इंतजार क्यों नहीं करते? ओके, वेलकम बैक सलमा, इट्स गुड टू सी यू। थैंक यू। सबसे पहले तो ये कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने लेटर लिखा है हमें और जिसको हम बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने लिखा है दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रीजनल पीस, सस्टेनेबल रीजनल पीस विच इज़ डिवॉइड ऑफ टेरर एंड हॉस्टिलिटी। अब टेरर एंड हॉस्टिलिटी का इल्ज़ाम तो वो हमारे पे डिसइंफो लैब के ज़रिए से भी, हर तरीके से लॉबिंग के ज़रिए से भी, यूएन में, यूरोपियन यूनियन में, हर जगह कब से लगा रहे हैं। और उन्होंने उसको इतना अच्छा प्रीच किया है कि वो कहते हैं ना, इतना आप झूठ बोलें कि वो सच लगने लगे, कि पूरी दुनिया ने मान लिया कि हम हॉस्टाइल भी हैं और हम टेररिस्ट भी हैं। अब उस जुमले को तो आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स कि दे हैव नॉट इंच्ड अवे फ्रॉम देयर बेसिक स्टैंड्स टुवर्ड्स पाकिस्तान। और हमने यहाँ पे फॉरेन बायलैटरल ट्रेड को भी डिस्कस करना शुरू कर दिया है। और चीनी इतनी ज़रूरी है कि आपकी जो बेसिक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, आप उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो गए हैं। सो इट्स अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम आवर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिसीजन ऑन इंडिया। और फॉरेन ऑफिस की तरफ से मैं तो आई एम वेटिंग कि उनकी तरफ से कोई ब्रीफिंग आए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बैठ के हमें बताएं व्हाट इज़ गोइंग ऑन। बिकॉज 5 अगस्त को जब हमने जो कश्मीर के साथ किया था इंडिया ने, हमने 2 काम किए थे। एक तो हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन सेवर किए थे इंडिया के साथ और बायलैटरल ट्रेड ख़त्म किया था। और हमने ये पोजीशन ली थी कि जब तक 5 अगस्त से पहले का स्टेटस वापस नहीं जाता, हम आपके साथ ये 2 काम नहीं करेंगे। अब ये 2 काम क्यों हो रहे हैं, somebody has to answer। पूरी दुनिया में इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा एक सेंटर स्टेज पे है। मैंने पहले भी बताया था, वैक्सीन भी बना रहा है, मोर देन 65 कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर रहा है, बायोटेक में बहुत आगे है, चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका की ज़रूरत है। तो हमें ये किसकी तरफ से डिक्टेशन आई है, और ये गवर्नमेंट का डिसीजन है या ये सिविल मिलिट्री 1 पेज की एक और शक्ल है, ये है क्या? मुझे तो अभी तक इसकी समझ नहीं है। बट ये जो कुछ भी है, कौमों की ज़िंदगियों में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो अपने मॉरल अथॉरिटी को कभी चैलेंज नहीं होने देते। आप ईरान की मिसाल ले लें, सारी दुनिया उनके ख़िलाफ़ है, बट लुक एट देम, दे आर लाइक सिंगल आर्मी स्टैंडिंग। तो मैं तो इसको समझने से कासिर हूँ कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, समबडी ओज अस एन एक्सप्लेनेशन। सही जवाद। फैजी साहब, जुनैरा ने जिस तरह अभी कहा कि मॉरल अथॉरिटी ज़रूरी है या चीनी ज़रूरी है, देखें, जिस कर्फ्यू की वजह से और हिंदुस्तानी तसल्लुत की वजह से और वो हैसियत तब्दील करने की वजह से हमने अपने राब्ते भी ख़त्म कर दिए, ताल्लुकात भी ख़त्म कर लिए और मज़ाकरात भी ख़त्म कर लिए। वो जिस हालत जंग में हमने तोसी दी थी, एक्सटेंशन दी थी, उसका भी अब उसको छोड़ के और कश्मीरियों को वो सुलगते चनार उसकी तरफ छोड़ के और हम जो है वो सिर्फ चीनी से मुंह मीठा करना चाह रहे हैं। जुनैरा ने बिल्कुल ठीक कहा कि किस बेस पे हमारा प्रिंसिपली मौक़िफ़ है क्या। और अगर आज आप सवाल कर रहे हैं, कुछ दिन पहले मैं अगर ये कह देता कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बहाल कर लेने चाहिए तो फिर मुझ पे गद्दारी के मुकदमात भी हो सकते थे। ये तो अच्छा हुआ कि हुकूमती लेवल पे ये बात हुई है और मैं बच गया और हमारी जान बच गई। वगरना तो यहाँ पे अगर हिंदुस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात कर दी जाए कि अगर जिस तरह चुगताई साहब फरमा रहे थे कि अमन की आशा की कोई बात करता है तो हम उस पर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, हालांकि करवाते हम खुद हैं। हमने ये देखा कि ज़ियाउल हक साहब न्यू दिल्ली पहुँच जाते हैं, फिर हमने देखा मुशर्रफ साहब आगरा पहुँच जाते हैं, तब कोई इल्ज़ाम नहीं लगता। और जब हम कोई ऐसी बात करते हैं या दानिश्वर कोई बात करते हैं तो उस पर बहुत सारी बातें होती हैं। अभी जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ये फरमा रहे थे कि ये बदलते रहते हैं खारजा उमूर, लेकिन कश्मीर का इशू तो नहीं बदल सकता। मैं नहीं समझता कि जो पहले दिन से हमने अपने बच्चों को ये बता रखा है, ईमान का हिस्सा बना रखा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और शारग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। उस पे हमने बहुत कुछ देखा और बहुत सारी जंगें हो गई, फिर
पानियों तक की बात आ गई। फिर हमने देखा कि सड़कों पे हमने खड़े होकर जंजीरें बनाई। फिर हमने ये देखा कि हमने बॉर्डर की तरफ जाने का ऐलान कर दिया। फिर इमरान खान साहब मुजफ्फराबाद में ये कह के आए कि मैं वापस आ जाऊं तो फिर हम उस तरफ चलेंगे, वो उस तरफ इस तरफ में। मुझे तो कश्मीर कहीं दूर नज़र आ रहा है और मुंह मीठा होता हुआ। हमाद अजहर साहब ज़रूर बन गए हैं कॉमर्स के मिनिस्टर, लेकिन वो उस चीनी से हमारा मुंह मीठा कराना चाह रहे हैं जिसमें खून है, जिसमें ज़ख्म है, जिसमें आंसू हैं, जिसमें डेडलॉक है, जिसमें कर्फ्यू है, जिसमें लॉकडाउन है, जिसमें आज़ादी इज़हार पे पाबंदियां हैं, जिस पे मासूम बच्चों की शहादतें हैं, जिस पे वानी का नाम हम कुछ अर्सा पहले लेते रहे वो भी छोड़ दिया, जिसके अंदर वो कश्मीर है जो पहली दफ़ा पूरी दुनिया में हाफ विडो का कॉन्सेप्ट आया कि उन मुअज़्ज़ज़ात माओ बहनों को पता ही नहीं कि हमारे शौहर शहीद हैं, अंदर है बाहर है, पाबंदे सलासल है। फिर हमने देखा कि सबसे ज़्यादा रेप जो किया गया ख़वातीन के साथ, उनकी अस्मत दरी की गई, वो भी उसी कश्मीर में की गई। अगर वो सब कुछ छोड़ के बालाए ताक रखते हुए हमने चीनी से मुंह मीठे करने हैं तो मैं तो बगैर चीनी के ही ज़िंदा रहने की कोशिश करूंगा। मुझे ऐसी चीनी नहीं चाहिए और ये मज़ाकरात आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र उस तरह से नहीं आए। बाकी आपको पता है कि मालक मालक होता है, वो जो फैसला करेगा उसी की रज़ा में सबकी रज़ा है। ठीक है, और बहुत खूब याद दिलाया आपने नासिर बिग चुगताई साहब की बेहतरीन किताब सुलगते चिनार। आपने भी सोहरावर्दी साहब यकीनन पढ़ी होगी और उसमें बड़ी खूबसूरत मंजरकशी की गई है। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि आप फील कर सकते हैं उस सूरत हाल को। कश्मीर को कैसे भूल गए? हम तो कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते थे, हम कश्मीर के लिए बात करते थे, हम कहते थे कि जब तक 5 अगस्त से पहले का स्टेटस बहाल नहीं होगा तब तक भारत के साथ कोई बात नहीं होगी। अब हमने तिजारत कैसे कर ली? देखें, दो मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको तय करने का या तो फॉरेन पार्लियामेंट है या फॉरेन ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर है, और यकीनन जो नायरा चाहती हैं को एक्सप्लेनेशन चाहिए फॉरेन ऑफिस से भी और सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी, जबकि मुझे ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए क्योंकि चीज़ें रोज़े रोशन की तरह आया हैं कि हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। फैटफ का मसला हल नहीं हो पा रहा, जब तक हम भारत से बातचीत नहीं करेंगे वहाँ से हम नहीं निकल पाएंगे। पाकिस्तान का मुफाद है इस वक्त कि भारत से बातचीत की जाए और कोई रास्ता निकाला जाए कि पाकिस्तान फैटफ से भी निकल सके और आलमी मंजरनामे में भी कोई अपनी पोजीशन बना सके। आप देख लें, जो बाइडन जब से सदर बने हैं उनकी इमरान खान से तो बातचीत नहीं हुई। उन्होंने दुनिया के तमाम सरबराहान से बातचीत की है लेकिन इमरान खान से नहीं की है। तो ये सब इशारे हम सबको नज़र आ रहे हैं। अरबों की नाराज़गी भी नज़र आ रही थी, पाकिस्तान की आलमी सतह पर तन्हाई भी नज़र आ रही थी। अच्छी बात है कि हुकूमत को अकल आ गई है। मेरा ख्याल है इसमें कीड़े नहीं निकालने चाहिए, देर आए दुरुस्त आए। अगर ये बात गुज़श्ता हुकूमत कह रही थी और वो गद्दार थी तो मौजूदा हुकूमत कह रही है, तो अब हमें उनको गद्दार नहीं कहना चाहिए। कहीं ना कहीं तो कौम को मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। चलें, अगर पिछलों ने कह के अपने ऊपर गद्दारी का तौक गले में लगा लिया था तो हम इनको गद्दार नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी पाकिस्तान के मुफाद में बात कर रहे थे। आज साबित हो गई है कि वो भी पाकिस्तान के मुफाद में बात कर रहे थे कि भारत से बातचीत भी होगी और ट्रेड भी होगा, इसी में पाकिस्तान का मुफाद है। और आज ये भी यही बात कर रहे हैं कि भारत से बातचीत भी होगी और ट्रेड भी होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। मुझे तो नवाज शरीफ और इमरान खान एक जुबान बोलते भारत के हवाले से नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इमरान खान भी वहीं पहुंच गए हैं जहां नवाज शरीफ था कि भारत से बातचीत और ट्रेड करनी पड़ेगी। आज इमरान खान भी वही कह रहे हैं, लेकिन ये बुरी बात नहीं है। मैं समझता हूँ तब गद्दार कहने वाले बुरे थे, आज भी गद्दार कहने वाले बुरे हैं। अगर तब मोदी का यार नारा लगाने वाले बुरे लोग थे और वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं थे और वो सियासत कर रहे थे पाकिस्तान के ऊपर, तो आज भी जो इस पर निशाना कर रहे हैं वो पाकिस्तान पर सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुफाद पर सियासत कर रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं तो बंद करना है। टिट फॉर टैट तो नहीं है कि अब हमने उसका बदला लेना है, अब उसका बदला लेना है। बदले में जो हुआ अच्छा हुआ। सोहरावर्दी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं ब्रेक पे जाने से पहले एनबीसी का पॉइंट ऐड कर लूं। जी एनबीसी। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि एक बार बता दें हमें कि हमें करना क्या है। सोरेन सिंह से लेकर आज तक अगर हम देखें तो बहुत बार हमसे कहा गया है कि हिंदुस्तान दुश्मन है, फिर हमारा दोस्त है। फिर उसकी क्रिकेट टीम आती है
तो हम पागल हो जाते हैं, हम दीवाने हो जाते हैं, हम अपने हारने पर जश्न मनाते हैं। मेरा जो जवाब है वो आपके सवाल का है कि क्या बात आगे बढ़ेगी। हाँ, हुकूमत पाकिस्तान बात आगे बढ़ाएगी। ठीक। सवाल, अगर सवाल ये होता कि क्या बात आगे बढ़नी चाहिए तो शायद मुख्तलिफ जवाब होता मेरा। बात आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ रही है। ठीक है। जुनैरा, आपकी जानिब पे मैं आती हूँ। सरवर्दी साहब, क्विकली प्लीज। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमें ये नहीं है कि हमें बताया जाए कि हो क्या रहा है। हमें हमारी आंखें नहीं खुली हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम एकतरफा आगे जा रहे हैं। हमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। वो जिस ख़त का जवाब हम दे रहे हैं वो ख़त हमें मुखातिब ही नहीं था, जिसका जवाब हमने दे दिया हम मुखातिब ही नहीं थे। हमने जश्न मनाना शुरू कर दिया है कि पिया की चिट्ठी आई है, पिया की चिट्ठी आई है। पिया ने तो आपको चिट्ठी लिखी ही नहीं थी, फिर भी आपने उसका जवाब दिया। तो बात समझे, उनके पिया कोई और थे। ठीक है जुनैरा। Well, I just want to figure out कि क्या हम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि जैसी तकरीरें की गई इमरान ख़ान की तरफ से इंसानी हकूक़ के ऊपर, जनरल असम्बली में जैसा स्टांस लिया गया इस्लामोफोबिया के ऊपर, क्या जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ह्यूमन राइट एक्टिविज़म का कार्ड प्ले करते हैं जैसे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन करती है या जिस तरह US करता है, और जब हमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा प्याज मिल जाता है तो हम कहते हैं कि छोड़ें ह्यूमन राइट्स को। मैं सिर्फ ये क्लैरिटी चाहती हूँ कि हमें पता होना चाहिए हम हैं कौन। कुछ चीज़ों की वजाहत की ज़रूरत है आपके ख्याल में। ठीक है, इसके साथ ही हम एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से बाद हम बात करेंगे जहांगीर तरीन से मुतालिक जो केसेस फाइल हुए हैं उनसे मुतालिक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ मुबैना फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। FIA की जानिब से 3 अरब 14 करोड़ रुपए के मुबैना फ्रॉड पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जहांगीर तरीन की जानिब से इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया गया है। हमारा तज्ज़ियाकारों से सवाल ये है कि क्या ये इल्ज़ामात अदालत में साबित भी हो पाएंगे? ब्रिगेडियर साहब, मेरे ख्याल इससे पहले कि मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जो रजिस्टर हुए उनका आप आउटकम देख लीजिए। यहाँ पे एयरपोर्ट पे एक लड़की भी पकड़ी गई थी मनी लॉन्ड्रिंग में ले जाते हुए, पैसे ले जाते हुए। उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो इंस्पेक्टर जिसने पकड़ा था वो कत्ल हो गई। वो लड़की आज तक बाहर है और जिसने पैसे भेजे थे वो भी इंजॉय कर रहे हैं। अब जहांगीर तरीन साहब जो है वो PTI के रुकन भी रहे हैं और अगर आप देखें तो पाकिस्तान के सबसे बड़े टैक्स पेयर भी रहे हैं और उनका एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के 10 जो अमीर तरीन लोग हैं उसमें भी उनका शुमार होता है। उनका बेटा उसने एक इलेक्शन लड़ा था, अब वो वहाँ पे एक लोधरा में एक सोशल ट्रस्ट भी रन कर रहा है। उसके बाद उसने कहा कि मैं तालीम में पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा। तो जो मुकदमात दर्ज किए गए वो किस तरीक़े कार से दर्ज किए गए हैं, किन क्लॉजेस के तहत दर्ज किए गए हैं और क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन जैसे आप फोरेंसिक ऑडिट के हिसाब से चीज़ों को लेके आगे चलते हैं वो तमाम, क्योंकि जब अदालत में चीज़ें जाती है तो वो उस तरह नहीं जाती जिस तरह इन्वेस्टिगेशन सारी की सारी होती है। वहाँ पे डिफेंस लॉयर भी होते हैं और हमने देखा कि इससे पहले जितने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात थे उसके अंदर तो अभी तक कोई ऐसी पेशरफ्त नजर नहीं आती है कि कोई पैसा वापस आया हो या किसी चीज़ का उसका जिम्मेदार ठहरे। बहुत सारे मुकदमात चल रहे, तो इसकी चूंकि अभी तक एक सिर्फ स्टेटमेंट है जो FIA की तरफ से आई है और उन्होंने उसकी कोई मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीक़े कार से या कहाँ पे की गई, ऑब्जेक्टिव क्या था या किस जगह से पैसा गया या अली तरीन ने कितना पैसा भेजा, जहांगीर तरीन ने कितना पैसा भेजा, या किस मद में वो पैसा भेजा, या क्या ये चीज़ें वो जो पुराना एक शुगर का ऑडिट जो चल रहा था उससे रिलेटेड है। तो जिस वक्त तक ये चीज़ें सामने नहीं आती उस वक्त तक मेरा ख्याल उसके ऊपर एक कोई हतमी राय देना पॉसिबल होगा। भारत जब आगे कोर्ट में मुकदमा जाएगा तो साफ जाहिर है कि अपने एक तो उनकी भी टीम होगी जो आएगी और उसको डिफेंड करेगी, तो उसकी प्रोग्रेस के ऊपर फिर ये कह सकते हैं कि भाई ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि अभी तक तो पुरानी रेपुटेशन तो नैब की ये है कि उसने जितने मुकदमान मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर हुए थे उनका तो अभी तक कोई आउटपुट किसी भी तरीक़े कार से या मनी पैसा वापस आया हो या उनको सज़ा हुई हो या किसी तरीके से उस चीज़ को पकड़ा गया हो
वो तो अभी तक मेरा ख्याल, जहाँ तक आप अली तरीन की बात, जहांगीर तरीन साहब तो रहे हैं पीटीआई में, लेकिन अली तरीन तो पार्ट ऑफ रहा ही नहीं किसी पब्लिक मनी का या गवर्नमेंट का, तो पैसे कहाँ से? तो बहुत सारे सवाल हैं जो भी अनआंसर्ड है। जैसे ही मुकदमात चलेगी, प्रोसीडिंग चलेगी, तो उसके बाद चलने के बाद चीजें मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। नासिब एक चुगताई साहब, तरीन फैमिली बड़ी बाअसर फैमिली है लोधरा की और अच्छा खासा पैसा भी है इनके पास। अब ये जो इल्ज़ामात सामने आए हैं, क्लियरली एफआईए की जानिब से ये कहा गया है कि ये गबन है, मनी लॉन्ड्रिंग है। अगर ये चीज़ें साबित हो जाती हैं तो क्या आपको लगता है कि सज़ा होगी या पैसों के लेन देन से मामला ख़त्म हो जाएगा, जो अक्सर ऐसे केसेस में होता है? देखिए, पीटीआई को अपने पैरों पर खड़ा करने वाले जहांगीर तरीन साहब, पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वाले जहांगीर तरीन साहब, पीटीआई को मौसमी परिंदे जहाज़ों में भर भर कर ला कर देने वाले जहांगीर तरीन साहब, पीटीआई को फाइनेंस करने वाले जहांगीर तरीन साहब, इतने पॉजिटिव है उनके पास, और तुम किस किस एहसान को उनके मुस्तरद करोगे? तो मुझे तो लगता यूँ है कि मुकदमा है, एक और मुकदमा है, सैकड़ों मुकदमात में से एक और मुकदमा आ गया है। अब इसके रेफरेंस बनेंगे, अभी तो इसकी शायद पूछगछ होगी, फिर इसके रेफरेंस बनना शुरू होंगे, हर रेफरेंस के 40-40 वॉल्यूम होंगे। कल मैं देख रहा था कि एक मुलजिम ने कहा कि मुझे रेफरेंस की कॉपी चाहिए, तो जज ने कहा भाई कैसे ले जाओगे, ये तो एक ट्रक में आएगी, 30 वॉल्यूम है, बहुत भारी भारी। तो उसने कहा मैं किस्तों में ले आऊँगा। तो अब ये बनेंगे, फिर उसके बाद कि वो बड़ा पुराना मुहावरा है, जब बाबा मरेंगे तब बैल बटेंगे, दादा मरेंगे तो बैल बटेंगे। दादा नहीं मर रहा है तो बैल बटने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। मुझे लगता ये है कि ये मुकदमा दूसरे मुकदमात के साथ 3 साल, 4 साल, 5 साल चलेगा और आखिर में हाई कोर्ट से जमानत हो जाएगी। अच्छा ज़ुनैरा, हमारा जुडिशल सिस्टम भी कुछ स्लो है, मुकदमात नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं, और जिस तरह अभी एनबीसी ने कहा कि इतने भारी भारी वॉल्यूम्स पहले बनाए जाते हैं, फिर उनको प्रूव किया जाता है, और इसी चक्कर में एक बंदे की उम्र निकल जाती है। ये मुकदमा किसी किनारे लगता नजर आता है आपको इस गवर्नमेंट में एटलीस्ट? देखिए, जनरली स्पीकिंग तो हम तो जो ऐसे टेररिस्ट्स थे जिनका हमें पता था कि दे वर इन्वॉल्व्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़, हमने तो वो छोड़ दिए। हम तो उनको नहीं साबित कर सके कि हाँ इन्होंने टेररिज्म फैलाया था एंड ऑल दैट। तो ये तो फिर बड़े बासर लोग हैं। अब मतलब बासर की डेफिनेशन देख लें तो इसका मतलब है कि हर तरह की ताकत रखने वाला शख्स जो है वो कॉन्विक्टेड नहीं हो सकता। जहाँ तक जहांगीर तरीन का ताल्लुक है, आई हैड अ चांस टू लुक इनटू हिज बिजनेस मॉडल, क्योंकि ये बहुत मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करते हैं। तो एक केस स्टडी आई थी, पब्लिक पॉलिसी की मेरी डिग्री थी उसमें, तो हमने इनको बहुत थॉरली स्टडी किया था। तो ही इज़ वेरी स्मार्ट, अपनी बुक्स को बड़ा मेंटेन किया हुआ है उन्होंने, और एवरीथिंग इज़ इन ओपन बुक। इट्स एन ओपन बुक। कोई भी अप्रोच करे, चाहे उसके ऊपर 6 महीने लगाए, 6 साल लगाए, प्रूफ कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो मैं आपको मतलब श्योरिटी के साथ कह रही हूँ। बाकी प्रोसिक्यूशन तो अभी आपको FATF भी बताएगी कि आपकी प्रोसिक्यूशन कैसी है, बिकॉज अभी जो लास्ट 3 पॉइंट्स रह गए हैं हमारे ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, दोज आर ऑल अबाउट प्रोसिक्यूशन। ठीक है सर, वर्दी साहब कहते हैं कि हर जिन की जान एक तोते में होती है। तो जहांगीर तरीन के जो राइट हैंड है राना नसीम साहब का नाम भी सामने आ रहा है कि उन पर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि वो भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते फ़िलहाल, और उनसे काफ़ी रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। क्या उनकी गिरफ्तारी से ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं कि जहांगीर तरीन मुश्किल में पड़ जाए? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें ना, इस मुल्क में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में पिछले 8 माह से अंदर है। पंजाब का कायदे हिस्ब इख्तिलाफ ने 20 माह कैद काटी है बग़ैर कुछ साबित हुए मनी लॉन्ड्रिंग के नैब के रेफरेंसेस में। और तरीन साहब पर दूसरा मुकदमा है, किसी ने उनको हाथ लगाया है। अपोजिशन का केस हो तो आप फ़ौरन मनी लॉन्ड्रिंग का नैब को भेज देते हैं और फिर 90 दिन रिमांड और 1 साल 1.5 साल जुडिशल रिमांड कटाते हैं और फिर उनको इबरत का निशान बनाते हैं। आपके अपने लोगों का मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो तो आप अपनी प्यारी FIA को भेज देते हैं जो आपके मतहत है, वो पर्चा भी दर्ज कर लेती है और गिरफ्तारी भी कोई नहीं होती। तो ये लोगों को ये तजाद नज़र नहीं आता कि कौन बहुत ही खूबसूरत और पसंदीदा बच्चा है और कौन नफरत ज़दा बच्चा है। और एहतसाब के 2 पैमाने मनी लॉन्ड्रिंग पे ये खूबसूरत मिसाल है कि शहबाज शरीफ फैमिली जो है बग़ैर सज़ा के 20-20 माह की कैद काट रही है
उन रेफरेंसेस में, और शहजाद अकबर साहब की 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं उस रिकॉर्ड पे, और यहाँ किसी का बयान नहीं है, और दिया भी FIA को है, ताकि ना कोई रिमांड हो, ना कोई गिरफ्तारी हो, ना कुछ हो, केस भी आगे चला लेंगे बड़े आराम से आम अदालत में, FIA की कोर्ट में कई 10 साल 15 साल, फिर बाद में क्लीन चिट भी दे देंगे। मजबूरी होगी बैलेंस इफेक्ट में करना, और कुछ जहांगीर तरीन साहब को टाइट रखना इस वक्त इमरान खान साहब की मजबूरी भी है, क्योंकि वो उन जहांगीर तरीन का खौफ भी तो है ना कि अगर आज वो हुकूमत से अलहदा हो जाएँ और वो सुबह कह दें मैं तहरीक इंसाफ छोड़ता हूँ, तो कितने लोग उनके साथ चले जाएंगे और एतमाद का वोट भी ना हो सकता था। और सेनेट के इलेक्शंस में भी उनसे जिस तरह मदद मांगी गई, और उसके बाद उन्हें कंटेन और कट टू साइज रखने की कोशिश की जा रही है कि वो साथ भी रहें और ज़रा डर और खौफ के साथ रहें, जो कि इस हुकूमत का तरीका है, स्टाइल है हुकूमत करने का। किसी को नैब से डराते हैं, किसी को FIA से डराते हैं, यही स्टाइल है इस गवर्नमेंट का। बाकी आप देखें, अगर जहांगीर तरीन साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और ये हुकूमत इस नतीजे पर पहुंच गई है, तो केस नैब को क्यों नहीं देते? मतलब अगर शहबाज शरीफ का नैब को देना है, राना सना का नैब को है, ख्वाजा आसिफ का नैब को है, शाहिद खकान अब्बासी का नैब को है, एहसन इकबाल का नैब को है, खुर्शीद शाह का नैब को है, शर्जील मेमन का नैब को है, सिराज दुरानी का नैब को है। इनका केस भी आपके ख्याल में नैब को जाना चाहिए? सरवदी साहब, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा जवाद फैजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इंसाफ की अलमबरदार भी है और बड़े दावे करती है कि करप्शन का खात्मा चाहते हैं, यहाँ पर करप्शन चार्जेस हैं जहांगीर तरीन पर, क्या इस केस में वज़ीर आज़म अपने आप को गैर जानिबदार रख सकेंगे? वो बड़े करीब हैं जहांगीर तरीन के। देखें, वो कुछ कुर्बतें थी जब मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल चल रहा था, और फिर जिस तरह चुगताई साहब ने कहा कि मौसमी बटेरे आ रहे थे जा रहे थे, अब काफ़ी दूरी हो गई है। और मुजम्मिल ने जिस तरह कहा ना कि उनके थोड़ा सा टाइट करना है उनको, और ये इनको क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन इससे अहम बात यह है कि खान साहब को तरीन साहब पे गुस्सा बहुत ही ज़्यादा है, और उस गुस्से का इजहार वो बहुत सारी मीटिंग्स में कर भी चुके हैं, और उसकी भी सबसे अहम वजह ये थी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जो जहाँ पर दोस्ती और कुर्बतें होती है वहाँ पे गुस्सा तो होता ही है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के अगर इतने इख्तलाफात होते तो अभी तक तो वो PTI छोड़ देते। नहीं, इस तरह आसान नहीं है। आपको पता है कि जहांगीर तरीन साहब लंदन में जाके किन किन से मुलाकातें कर चुके हैं, और वो फॉरेन फंडिंग केस पे अकबर एस बाबर साहब तरीन साहब से कुछ मुआवनत भी हासिल करने के ख्वाह रहे हैं। और इस हवाले से बहुत सारी दरूने खाना बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिस पे खुल के इजहार भी किया जा सकता है कि खान साहब को गुस्सा इसी बात का है कि यार आप ही मेरे खिलाफ, और तरीन साहब को क्या गुस्सा नहीं आ सकता? तरीन साहब को भी गुस्सा आ सकता है कि एक हाई प्रोफाइल बंदा हो, यूं उड़ान भर रहा हो, और एकदम से चीनी जो हिंदुस्तान से भी मंगवाने की बातें हो रही हैं, पहले सेगमेंट में हमने बात कर ली है, तो उस चक्कर में तरीन साहब को आप गंभीर तरीन सूरत हाल में डाल देंगे तो फिर उसमें वो भी तरीन है, और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं जिस पे इमरान खान साहब को गुस्सा अपनी जगह है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये क्लीन चिट मिल जाएगी, लेकिन अभी थोड़ी सी पेशियां होंगी, मीडिया ट्रायल होगा, और मीडिया ट्रायल के बाद निकलना कुछ भी नहीं। आज तक तो कुछ नहीं निकला, बाकी केसेस में इसमें से क्या निकल आएगा? ठीक है, इसके साथ ही नाज़रीन मुझे एक बढ़ने ब्रेक से वापस आने के बाद बढ़ते हुए कोरोना केसेस की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। वज़ीर आला सिंध ने तजवीज़ दी है कि 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए। क्या वफाकी हुकूमत को ये हिकमत अमली अपना लेनी चाहिए? जवाद फैजी साहब। नहीं, खान साहब को कौन समझाए? अब वो उन्होंने कहा कि दिहाड़ीदारों को मैं मारना नहीं चाहता और मैं नहीं करूंगा ऐसा। लेकिन मुझे आज एक मंडी फैज़ाबाद से कॉल आई हाजी इमरान बशीर की। वो कह रहे शहरों के अंदर ज़्यादा है, गांव देहात बचे हुए हैं। खुदा के लिए वहाँ इंतज़ामिया को कह दे कि लोग गाँव में देहात में इसको मुंतकिल ना करें और फैलाव का बायस ना बने। ये छोटे लेवल पे शुरू करना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। NBC मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र जुनैरा की हो रही है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने भी शादियों में पाबंदी लगा दी है। अब जुनैरा को दोबारा मैसेज आएंगे व्हाट्सएप वगैरह पे शादियों के बारे में। तो अब मसला ये है कि अगर इंटरसिटी बसों को बंद करने से फ़ायदा होता है तो फ़ायदा उठाना चाहिए। लॉकडाउन से फ़ायदा होता है, फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर के नज़दीक लॉकडाउन जो है वो ज़हर कातिल है। हम वो दुनिया के नज़दीक यही वाला है। ठीक है जुनैरा, शादियों के असरात तो हम भुगत रहे हैं अभी तक।
हाँ जी, और मेरा ख्याल है ये अब परमानेंट मेरे साथ स्टिग्मा अटैच हो गया। देखें कोरोना के बाद क्या करते हैं लोग मेरे साथ, बट बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है क्योंकि अब बच्चों में भी फैल रहा है। ये जो 3rd वेरिएंट है ये बच्चों में भी फैल रहा है, तो प्लीज़ बहुत एहतियात करें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मेरा ख्याल ये बड़े बड़े मॉल्स तो आपने बंद कर दी, लेकिन मैं ये कह दूं कि जिस वक्त आप ये करियाना की दुकानें और सब्जी की दुकानें बंद नहीं करेंगे, जहाँ पे छोटे छोटे स्टोर में 10-10 लोग खड़े होते हैं और वो बगैर मास्क के खड़े होते हैं, आपको उस वक्त तक आपका कोरोना कंट्रोल नहीं होगा। क्या उसके लिए मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़े? आपने माशी सरगर्मियां कम को तालीमी सरगर्मियां बंद कर दी हैं, स्कूल बंद कर दिए जहाँ पे प्रिकॉशंस दी जाती है। प्राइवेट स्कूल बड़ी प्रिकॉशंस देते हैं, तालीम बंद कर दी है, माशियात हमें वहाँ फोकस करना चाहिए जहाँ पर जरूरत है। ठीक है सोवर्दी साहब। सलमा, हवालात में 5 लोगों की जगह 20 लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है एनबीसी। जी सोवर्दी साहब। नई हवालात बनानी पड़ेंगी जिनमें 6-6 फुट का फासला रखा जा सके मुलजमान का। अभी तो वो नहीं है, जेलों में भी ऐसी अभी सहूलत शायद मुमकिन ना हो 6-6 फुट वाली। लेकिन मैं समझता हूँ कि NCOC के साथ चलना चाहिए कौम को, SOPs को फॉलो करना चाहिए और बेवजह हमें हुकूमत पर इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। NCOC के साथ चलना चाहिए और शहरियों को बहुत प्रेट करने की जरूरत है। जो हुकूमत कहती है वो करना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।